वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। और ये जो पेडागोजी के क्वेश्चन है ये आपके हैं सामाजिक अध्ययन से। तो सामाजिक अध्ययन के यहाँ पे आपको टोटल ये 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आपका प्रीवियस पेपर है 2021 वाला। तो इसमें आपके कितने राइट आंसर बनते हैं आप जो है कमेंट कर सकते हैं। और इनको जो है आप देख लेना, क्योंकि जो अभी 24 अक्टूबर को पेपर है उसमें से यहाँ पे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है 91 कि कौन सा लक्ष्य सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यमिक चरण में रखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा केवल मैं उसी को बताऊंगा। बाकी यहाँ पे वीडियो को अगर एक्सप्लेन करते हैं तो काफी लंबी वीडियो होगी। यहाँ पे अभी हमें रिवीजन करना है तो रिवीजन के तौर पर हम इसे देखेंगे। 92 देखेंगे, सामाजिक अध्ययन में शिक्षण निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। 92 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कमजोर छात्र की पहचान करना। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा। 93 देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 94, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है। तो 94 का हमें राइट आंसर देखेंगे। सबसे पहले तो वह प्रायः ताड़पत्रों पर लिखी हुई थी, ये भी सही है। वह जिस काल को प्रदर्शित करती है उस काल का मुख्य स्रोत है, वह हस्तलिखित और उसके बाद मुद्रित की गई थी। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं है पूछा गया। वह हस्तलिखित तो थी लेकिन वो मुद्रित नहीं की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। कौन सा नहीं होना चाहिए 95। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए हो जाएगा ये हो जाएगा, तथ्यों का श्रुतलेख। ये नहीं होना चाहिए। हमें ये ध्यान देना है कि क्या हमें पूछा गया है। यहाँ पे थोड़ा हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस तरह से हमें तो यहाँ पे नहीं का ध्यान भी देना है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए तटस्थ और संवेदनशील होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, तटस्थ और संवेदनशील होनी चाहिए। मान लीजिए सामाजिक विज्ञान के प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां प्रदान करेंगे। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रटकर हमें बताना नहीं है। ये आपने देखा होगा जो एनईपी एनसीएफ सब में कहा गया है, रटने की जो विद्या है उसको छोड़ना है। प्रश्न उत्तर तकनीकी का प्रयोग ये भी नहीं करना है। तो हमें ऑप्शन नंबर हमारा जो सुटेबल आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण अधिगम सामग्री है। ये क्या है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे हम मानचित्र हो जाएगा। फ्लैश कार्ड, समय ग्राफ, बैरोमीटर, इनसे नहीं मानचित्र हो जाएगा। मानचित्र से हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम विस्तार बता सकते हैं, जलवायु, क्योंकि उसमें क्या किया जाता है मानचित्र में आपने देखा होगा हर चीज को अलग अलग कलर किया जाता है। जिससे हम यहाँ पे एरिया बता सकते हैं, फिर यहाँ पे हम जो है सीमाएं बता सकते हैं। इस तरह से हम इसको सर्वाधिक उपयोगी जो है अधिगम शिक्षण हो जाएगा, वो हो जाएगा मानचित्र। निम्नलिखित में से कौन सा नियम जो है विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देता है 99। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समूह चर्चा। आपने देखा होगा कि जो समूह चर्चा होती है, समूह चर्चा क्या है, एक मूल विचार है। और समूह चर्चा में जो सदस्य होते हैं एक दूसरे में अपने विचार जो आदान प्रदान करते हैं। इससे क्या होता है, आदान प्रदान करने से विचार क्या होता है, इसे एक तो छात्र हो गया, अध्यापक हो गया, बैठकर यहाँ पे अपने खुल के यहाँ पे विचार कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा गया, सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य नहीं है। तो प्रभावी नागरिक बनने के लिए ज्ञान प्रदान करना, या सामाजिक प्रभावकारी विकसित करना, या शिक्षण शिष्टाचार, या सार्वजनिक मामलों में भाग लेने के लिए प्रेरणा विकसित करना। तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण शिष्टाचार। कैसे प्रदान करना है ये नहीं है, केवल 100 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जो शिक्षण शिष्टाचार है वो सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य नहीं है। बाकी ऑप्शन ए है बी, यानी प्रभावी नागरिक बनने का, सामाजिक प्रभाविकता विकास करना, सार्वजनिक मामलों में भाग लेने का प्रेरणा देना, ये सभी है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर नहीं है। यहाँ पे हमें राइट आंसर बताना है, यहाँ पे नहीं है पूछा गया तो नहीं है, क्या नहीं है, सी नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 100 यहाँ पे 1, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ब्रेड बास्केट के नाम से प्रसिद्ध था। ये कौन सा था, मेहरगढ़। आपने पढ़ा होगा ब्रेड बास्केट के नाम से जो यहाँ पे
पुरातात्विक स्थल है मेहरगढ़, इसको ब्रेड बास्केट के नाम से भी जाना जाता था। और यहाँ पे जो है ये जो है नवपाषाण काल के में जो है बहुत सारे अवशेष मिले थे जो बलूचिस्तान के कच्ची मैदान में है, और यह स्थान उन स्थानों में से एक है जहाँ प्राचीनतम कृषि और पशुपालन के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। निम्नलिखित में से किस संस्कृति के लोग जो है प्रथम बार स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे? तो कब रहने लगे थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नवपाषाणिक संस्कृति। तो 1860 में जो है मैंसुलीचर काल का प्रथम स्तर था। उस समय उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी में जो है यहाँ पे जो गांव के निवासी थे, पुराने कृषक थे, वो सभ्यता संस्कृति के निवासी मिट्टी एवं सरकंडे के गोल घरों में रहने लग गए थे। निम्नलिखित में से किसे जो है श्रीनगर कश्मीर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ऑप्शन नंबर बी अशोक को। तो यहाँ पे जो अभी तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे श्रीनगर, यहाँ पे सबसे पहले मौर्य सम्राट जो अशोक थे, इन्होंने यहाँ पे श्रीनगर की स्थापना की थी, और उसमें मंदिरों एवं मस्जिदों के लिए जो है विशेष रूप से यहाँ पे प्रसिद्ध है। यानी जो श्रीनगर है वो क्या है, अलग अलग मंदिर हो गए, मस्जिद हो गई, इनके लिए प्रसिद्ध है। और ये जो है 1700 मीटर ऊंचाई पर बसा श्रीनगर विशेष रूप से झीलों एवं हाउस बोट के लिए भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन पंच सिद्धांतिका के लेखक है? 104 कौन है? वराहमिहिर है। वराहमिहिर जो है पंच सिद्धांतिका के लेखक हैं। अब यहाँ इसमें थोड़ा हम देखेंगे कि जो भारत के महान खगोल शास्त्री थे और ज्योतिषाचार्य थे, ये थे वराहमिहिर के रचित ग्रंथ। तो इन्होंने जो है महाराजा विक्रमादित्य के काल में इस ग्रंथ की रचना की थी, और इस ग्रंथ में जो है खगोल शास्त्र का वर्णन किया, और इसमें वराहमिहिर के समय प्रचलित 5 खगोलीय सिद्धांतों का वर्णन है। निम्नलिखित में से किस सन में प्रथम बार चीन में बौद्ध मत को राजधर्म घोषित किया गया था? 105 ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी 379 ईस्वी में। अगला देखेंगे हम 106 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बोधिसत्व भविष्य का बोधिसत्व कहा गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा मैत्रेय। अगला क्वेश्चन है, और मैत्रेय यहाँ पे देखेंगे, मैत्रेय शब्द का अर्थ होता है दयालुता। क्या होता है? दयालुता होता है। 107 देखेंगे, 9वीं शताब्दी का महोदयपुरम राज्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ये था ऑप्शन नंबर ए चेर से। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली के किस सुल्तान ने सरकी सल्तनत का अधिग्रहण किया था? 107 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहलोल लोदी। 109 संत रामानंद का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? 109 तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी, ये हुआ था प्रयाग में, और प्रयाग इलाहाबाद यानी प्रयाग इलाहाबाद में हुआ था। और ये रामानंद उत्तरी भारत के पहले महान भक्त संत थे वे। और जो ये रामानंद थे ये किसके? रामानुज के शिष्य थे, और रामानंद ने दक्षिण और उत्तर भारत के दक्षिण भक्ति आंदोलन के बीच सेतु का काम किया, और उन्होंने अपने जो उपदेश दिए हिंदी भाषा में दिए, और इस आंदोलन अधिक लोकप्रिय हुआ और हिंदी साहित्य का यहाँ पे निर्माण प्रारंभ हुआ। 109 देखेंगे, संत रामानंद, ये हो गया। अकबर के काल में कृषि भूमि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया था? 110 ऑप्शन नंबर बी 4 भागों में। और कौन कौन से वो भाग थे? सबसे पहले था पोलज था, दूसरा था परती था, तीसरा था चाचर, और चौथा था बंजर। अब पोलज क्या होता है? जो पोलज होता है ये प्रत्येक वर्ष जो है भूमि पर जो भूमि की जाती है, यानी जैसे हर साल क्या करना है, भूमि करनी है, तो इसको पोलज कहेंगे। उसके बाद प्रति भूमि क्या होती थी? यहाँ पे उर्वरता को प्राप्त करने के लिए भूमि को जो है कुछ समय खुला छोड़ यानी कुछ समय के लिए छोड़ा जाता था, और फिर उसमें क्या की जाती थी? खेती की जाती थी। चाचर होते हैं कि जिन पर जो है 3-4 वर्षों के लिए यहाँ पे खेती छोड़ी जाती थी, और फिर उस खेती को दोबारा पुनः करना है। बंजर होता था कि यह 4-5 वर्षों के अधिक समय तक बिना बोए यहाँ पे पड़ी रहती थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 111, चांद बीवी का निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो चांद बीवी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? ऑप्शन नंबर डी अहमदनगर। तो चांद बीवी जो है अहमदनगर से संबंधित थी। चांद बीवी का जो विवाह हुआ था बीजापुर के शासक अली आदिल शाह के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन प्रथम भारतीय था जिसने कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में स्वराज शब्द का प्रयोग कर स्वराज की मांग उठाई थी? 112 का राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने जो है कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में स्वराज शब्द प्रयोग कर स्वराज की मांग उठाई थी।
और स्वराज शब्द का जो पहला प्रयोग किया था वो क्या था, दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन बन सकता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो क्या था, दयानंद सरस्वती ने किया था। और पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में किसने की थी, 1929 में ये की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले किसने, दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में क्या था। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है स्वराज शब्द का पहले प्रयोग किया था। और 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग पहली बार की थी। 112 यहाँ पे हो गया। 113 देखेंगे, 1896 में इथियोपिया ने किस यूरोपीय शक्ति को पराजित किया था। 113 का यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इटली। 1896 में जो है इथियोपिया ने इटली को पराजित किया। और इस युद्ध में जो है अडना के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इटली का जो युद्ध हुआ था इसको किस नाम से जाना जा रहा है, अडना के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें जो है 6000 सैनिकों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। अल हिलाल नामक समाचार पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। ये था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आजाद। तो अबुल हिलाल नामक समाचार पत्र जो था अबुल कलाम नाम आजाद से संबंधित था। यह एक पत्र जो साप्ताहिक पत्र था। इस समाचार पत्र का उद्देश्य था मुसलमान युवकों को क्रांतिकारी आंदोलन के प्रति उत्साहित करना और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना था। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या की थी। 115 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भगत सिंह ने। किसने की थी, भगत सिंह ने जो है 1928 में लाहौर में जो है सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 116 हो गया। अगला देखते हैं हम यहाँ पे 116, निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक का लेखन किया है। 116 ऑप्शन नंबर सी, अबुल कलाम आजाद। तो 1959 में यह पुस्तक जो है प्रकाशित की गई थी अबुल कलाम आजाद के द्वारा, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक। इस पुस्तक में उन्होंने स्वतंत्रता तथा स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात की स्थिति का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 117, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन से नहीं लगती हैं। नहीं लगती हैं, बिहार की नहीं लगती हैं। बिहार की हो गए, उत्तराखंड की हो गए, उत्तर प्रदेश की हो गए इत्यादि, इनकी सबकी लगती है नेपाल से। बाकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें देख लिया हिमाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इनकी जो सीमा होती है ये चीन से लगती है। अगला क्वेश्चन है 18, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ये है गोदावरी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। इसकी जो लंबाई है 1465 है। यह नदी नासिक से महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम से 65 किलोमीटर दूर त्र्यंबक गांव की पहाड़ी से निकलती है। और इसकी सहायक नदियां हैं इंद्रावती, पूर्णा, दुघना, मंजरा, प्राणहिता, सबरी, वैनगंगा, पेनगंगा, वर्धा आदि। सिंधु जल समझौता संधि 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रकरण में संपूर्ण जल का कितने प्रतिशत उपयोग कर सकता था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20%। अब यहाँ पे थोड़ा हम इसको देखेंगे। सिंधु जल समझौता संधि जो हुई थी 1960 में हुई थी, और इस नदी का जो प्रकरण था ये जल का जो है 20% उपयोग कर सकता था। इस संधि के अंतर्गत 6 नदियां आती हैं। कौन कौन सी आती हैं इसमें हम देखेंगे। 3 पूर्वी नदियां हैं और 3 पश्चिमी नदियां हैं। पूर्वी नदियां हैं रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलज हो गया। और इसमें जो पश्चिमी नदियां हैं वो हैं झेलम, चिनाब और सिंधु। तो झेलम, चिनाब और सिंधु नदी का जो पानी था वो बाधा रहित पाकिस्तान को देना तय हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धुआंधार प्रपात किस नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 120, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है, जो जबलपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भेड़ा घाट में जब नर्मदा की नदी ऊपर धारा विश्व प्रसिद्ध संगमरमर के पत्थरों में गिरती है तो जल की सूक्ष्म बूंदों से एक धुएं जैसे झरना बन जाता है। 121 कर लेते हैं हम। यहाँ पे देखना है हमें, यहाँ पे बताना है कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो 121 का राइट आंसर हमें देखना है। जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है, गुजरात में है। असम में मानस है, दुधवा उत्तर प्रदेश में, कान्हा मध्य प्रदेश में है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा 121। तो इसमें जो है ये राष्ट्रीय उद्यान पार्क जो है गुजरात में स्थित है और यह एशियाई सिंहों का एक निवास स्थान है। इसमें जो है गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1913 में की गई थी और 1965 में इसे अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, ये थी जुंको तबेई।
तो ये थी 1975 में जुंको तबेई जो है विश्व की जो पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी, ये थी जुंको तबेई 1975 में। उसके बाद अगर हम भारत की बात करें तो 1984 में जो है बछेंद्री पाल ने जो है माउंट एवरेस्ट पर शिखर पे जो है सबसे ऊंची चोटाई पे फतेह किया था। तो बछेंद्री पाल ने कब किया था? 1984 में। लेकिन जो जुंको तबेई थी इन्होंने किया था 1975 में। अगला देखेंगे, पृथ्वी की सतह से शुरू हुए उचित क्रम को यहाँ पे हमें बताना है। सबसे पहले क्या आता है? क्षोभमंडल आता है सबसे पहले। उसके बाद क्या आता है हमारा? उसके बाद आता है आयन समताप मंडल। उसके बाद क्या आता है? मध्य मंडल आता है। फिर आता है आयन मंडल और उसके बाद आता है बहिर्मंडल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम देखते हैं सबसे पहले 123। तो जो यहाँ पे सबसे पहले आयन मंडल, सबसे पहले क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल ये होता है। अब जो क्षोभमंडल है वायुमंडल की यह सबसे निचली परत है और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है, परंतु 50 किलोमीटर तक ये जो है विस्तृत है। समताप मंडल सीमा के ऊपर जो है मध्य मंडल आता है जिसका विस्तार 80 किलोमीटर है और मध्य मंडल सीमा के ऊपर जो है 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल फैला हुआ है। कौन सी काल्पनिक रेखा जो है अफ्रीकी महाद्वीप से नहीं गुजरती है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, जो यहाँ पे काल्पनिक रेखा है वो अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं, यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं? वो है मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, वो है अफ्रीका महाद्वीप। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है अफ्रीका महाद्वीप से नहीं गुजरती है। 1884 ईस्वी में जो है वाशिंगटन में एक संधि हुई थी, उसके बाद 180 डिग्री यामोत्तर के लगभग एक काल्पनिक रेखा निर्धारित की गई और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इसे कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को जो है पार करके पश्चिम दिशा में पहुंचने पर एक दिन घट जाता है और तथा रेखा को पार करके पूरब में पहुंचा जाए तो एक दिन बढ़ जाएगा। यानी अगर आप पूरब जाते हैं तो बढ़ जाएगा समय और अगर आप पश्चिम जाते हैं तो समय घट जाएगा। तो ये चीजें यहाँ पे आपको देखनी है। और ये जो कोई भी रेखाएं हैं ये क्या होती हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं, कहीं पे सच में रेखाएं नहीं है। अगला है, सामान्य मानचित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया जाता है 125। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जलाशयों को दर्शाने के लिए। तो यहाँ पे जो है जलाशयों को दर्शाने के लिए नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। हरे रंग का प्रयोग किया जाता है मैदानी भाग को दर्शाने के लिए। भूरे रंग का प्रयोग किया जाता है पर्वतों को दिखाने के लिए। पीले रंग का प्रयोग किया जाता है पठारों को दिखाने के लिए। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिजों के संदर्भ में सही नहीं है? 126। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी खनिज अधात्विक होते हैं। निम्न में से कौन सा उपाय तटीय और शुष्क प्रदेशों में हवा होने वाले मृदा अपरदन को रोकने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 126 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रक्षक मेखला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन मुख्य कारण है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर बांध परियोजना में सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना नहीं है। तो तेलंगाना सरदार सरोवर बांध परियोजना में सम्मिलित नहीं है। इस परियोजना में गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र ये राज्य सम्मिलित हैं। सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है, जो एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अगला क्वेश्चन है 130 देखेंगे। यहाँ पे हमें सबसे पहले बताना है, नदियों का उद्गम स्थल भारत में कौन सी ऐसी नदी हैं जिनका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो आपको सब यहाँ पे पता चल रहा होगा, केवल यहाँ पे गंगा जो है भारत में उद्गमित होती है। इनमें से बाकी जो है ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंधु हो गया, घाघरा हो गया, सतलज, ये भारत में उद्गम वाली नदियां नहीं है। अब हम इन्हें देख लेते हैं 130। तो सबसे पहले जो यहाँ पे देखेंगे सिंधु नदी का उद्गम ये होता है सोन तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से, जो क्या है सिनकाबाब हिमनद से। कहां से होती है? सिनकाबाब हिमनद से होती है। सतलज नदी तो ये मानसरोवर झील के पास स्थित राकसताल से होता है और ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास स्थित चोमायुंगडुंग हिमानी से। और घाघरा नदी जो है दक्षिण के गुरलमंडोता से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम किसमें सभी आ रहे हैं, एक देखेंगे, दो, जिसमें 3 नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर बी में 3 नहीं है। अगला देखेंगे सुमेलित कीजिए। इसको हमें सुमेलित करना है। क्या यहाँ पे है? झूम कृषि बताना है, समानार्थी देश कौन सा है? तो 131 हमें इसको देखना है। सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे
कि कुमारी, ये क्या है, कुमारी हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी भारत, सॉरी यहाँ पे झूम, झूम क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी भारत हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम कुमारी, तो कुमारी क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे वाल्टर, ये हो जाएगा दक्षिण पूर्वी राजस्थान। उसके बाद पोड़ो, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रोंज तत्व पर्वत नहीं है, तो 132 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वासजेस पर्वत। कौन सा नहीं है, कौन सा पर्वत है, ब्रोंजतत्व पर्वत है, वासजेस पर्वत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब ये थोड़ा इसमें देख लेते हैं। वासजेस पर्वत जो है खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में दरारें या भ्रंश पड़ जाते हैं, जिससे धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है। इसी प्रकार के समीप ऊंचे उठे भाग को ब्लॉक या भ्रंशोत्तर पर्वत कहते हैं। 133 वर्तमान में राजनीतिक संपर्क की सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है, 133 का राइट आंसर हो जाएगा सोशल मीडिया हो जाएगा। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची संबंधित है किससे है, 134। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राज्यसभा से। तो भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा से संबंधित है। संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा का प्रतिनिधि का विवरण दिया गया है। 135 देखेंगे, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को लुप्त किया गया है। 135 हम देखते हैं तो यह है 44वां संविधान संशोधन। तो 44वां संविधान संशोधन संपत्ति, यहाँ पे सॉरी चौथी अनुसूची, यहाँ पे जो है संविधान संशोधन अधिकार, संपत्ति का अधिकार, हाँ, तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से समाप्त करके विधिक अधिकार बना दिया गया है। और वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है यह अनुच्छेद 300 ए में, किस में है, अनुच्छेद 300 ए में है। अगला, भारत में किस वर्ष सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, 136 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1952 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तमान में संवैधानिक राजतंत्र मौजूद है, 137। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम में। अगला 138, निम्न में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है, ये नहीं है, ब्रिटेन के पास नहीं है। बाकी हमारे देश का जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश के पास है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में राज्य के मुखिया के पास होती है, तो क्या होती है, 139 अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 139। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाम पात्र की शक्तियां। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में राज्य के मुखिया के पास जो है नाम मात्र शक्तियां होती हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली प्रधानमंत्री की देश की शासन व्यवस्था के सर्वोच्च प्रधान होता है। हालांकि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्य का जो है मुखिया प्रधान होता है, लेकिन जो व्यवस्था होती है, व्यवस्था का बागडोर किसके हाथ में होती है, प्रधानमंत्री के हाथ में। संसदात्मक शासन व्यवस्था की में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, 140 ये करता है प्रधानमंत्री। यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से रोका या नजरबंद किया गया है तो निम्न में से न्यायालय के किस आदेश को दिया जाता है, और 141 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्न में से कौन सा अधिकार गैर भारतीयों के भारत द्वारा भारतीय क्षेत्र में प्राप्त किया जा सकता है, 142 ये हो जाएगा कानून के समक्ष समानता। भारतीय संसद का गठन होता है 143 ये होता है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत पंचायती राज संशोधन में महिलाओं को आरक्षण प्रदान है, 73 में संशोधन में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है, 146 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। 147 आपातकाल की घोषणा को संसद की अनुमति हेतु प्रस्तुति किया जाता है, 147 ऑप्शन नंबर ए देखेंगे 1 माह के अंदर। इंदिरा साहनी वाद 1992 किससे संबंधित है, 148 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अन्य पिछड़ा वर्ग से। सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का अध्ययन है, 149 हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी हेमिंग। निम्न में से कौन सी आधुनिक विधि सामाजिक अध्ययन के पठन पाठन के लिए लागू है, 150 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विचार विमर्श विधि, प्रयोगशाला विधि, समस्या समानता विधि। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है हमने टोटल यहाँ पे टोटल क्वेश्चन के 60 क्वेश्चन यानी 91 से, और ये थे हमारे 150 तक थे, तो ये थे हमारे टोटल 60 क्वेश्चन थे।
आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे राइट हुए? यहाँ पे मैंने जो है एक फ्लुएंसी में इन क्वेश्चनों को किया क्योंकि हमें यहाँ पे जो है रिवीजन करना है। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। जय हिंद, जय भारत।